ओके, स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। एंड वी डिफाइन एनर्जी एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। इस चैप्टर में एनर्जी की हमारे पास दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन सी है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू, नहीं, पोजीशन। एक मोशन की वजह से, दूसरा पोजीशन की वजह से। तो पहले काइनेटिक एनर्जी का एनालिसिस देख लें। काइनेटिक एनर्जी इज पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होने की वजह कि 1/2 ऑलरेडी पॉजिटिव है। बॉडी का मास नेगेटिव नहीं हो सकता। बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और काइनेटिक एनर्जी की वेरियस टाइप्स हैं। इन टाइप्स में आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आते हैं। अब बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में अगर सवाल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। और इसका जनरल फार्मूला क्या है? सो इट हैज नो जनरल फार्मूला। यस, इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं है। अभी आपको समझ आ जाएगी। साइन की बात करें, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? इट कैन बी पॉजिटिव एंड वेल एज नेगेटिव। कैसे होगी ये समझाऊंगा फिर आपको। टाइप्स कितनी है इसकी? कितनी टाइप्स हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी टाइप्स हुई? दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी की फिर कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द अदर इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं? इसकी कोई टाइप नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की फील्ड में, तो वो पहली शेल में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, कम पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरी शेल में, तीसरी में और भी ज़्यादा। तो पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। ये क्योंकि अपोजिट चार्जेस के दरमियान है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला mgh है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर 7 में आएगी, यू से भी जाहिर करते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। कैसे है फिर बाद में समझाऊंगा, नो वरीज राइट नाउ। फिर यहाँ पे आप देखें कि पोटेंशियल एनर्जी का जो दूसरा फार्मूला है, जो सबसे आसान है, वो आपको पता ही नहीं है। Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर, नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो फोर्स के लिए, तो अगर आप आर स्क्वायर में से आर हटा दें तो ये बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होगा? आप प्रेडिक्ट करें। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। वेरी इंटेलिजेंट। यानी कि दोनों में फोर्स के फार्मूले से एक आर हटा दें। ये तो मैं सिखा रहा हूँ, इसकी बाकायदा डेरिवेशन भी होती है, लेकिन मैं याद करने के लिए ऐसे करवाता हूँ कि इसको याद कर लें। मैं ये भी याद करवा सकता हूँ आपको अभी।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मुझे बताएं फोर्स का क्या फॉर्मूला है, इलास्टिक हुक्स लॉ वाली फोर्स, F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो इधर लिख दें PE इज इक्वल टू के एक्स, फिर एक 2 नीचे लगा दें, एक 2 ऊपर लगा दें, तो ये बन जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी याद हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी के सारे फॉर्मूले आपने देख लिए, तो अब आपको पता चल गया होगा कि वाई पोटेंशियल एनर्जी हैज नो जनरल फार्मूला, क्योंकि हर केस में फार्मूला चेंज हो जाता है, इसलिए इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं है। अच्छा, तो अब हमारे चैप्टर का जो मेन थीम है वो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Absolute gravitational potential energy is the work done in bringing या in carrying a mass from any point inside the gravitational field to a point outside the field. उस point को usually हम infinity भी कहते हैं. So we are defining absolute gravitational potential energy as the energy या work done. हम तो work done करेंगे ना, तो हम यूँ कहेंगे it is a work done in carrying the mass from a point inside the field to a point outside the field without producing acceleration. अब शर्त लगा दें, बस सीधी सी बात है यार, मैंने वर्क डन किया, बॉडी को उठा के फील्ड के अंदर से फील्ड के बाहर ले गया लेकिन शर्त क्या लगाई हुई है, एक्सेलरेशन पे शर्त क्यों लगाई है। अब ये बात समझने के लिए मैं जरा डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। इट इज द मिनिमम वर्क डन in carrying a mass from any point inside the field to a point at infinity. ठीक है। हाँ, शर्त जो थी वो मैंने नहीं बताई, शर्त ये थी कि विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। तो ये समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्यों नहीं पैदा होनी चाहिए। फिर अगर आपने ये समझ लिया ना, तो एग्जैक्टली सेम टॉपिक सेकेंड ईयर में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से, और उसमें भी यही डेरिवेशनल स्टेप्स हैं जो आज आप यहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि हम क्या करने लगे की पॉइंट्स इस डेफिनेशन में हाईलाइट करें। हम करने लगे हैं ये वर्ड डन, और वर्ड डन कौन सा वर्ड डन है, मिनिमम वर्ड डन है। और आप कहाँ ले जा रहे हैं, फील्ड के अंदर से फील्ड के बाहर, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि वर्क का क्या फार्मूला है, change in energy of the object, change in kinetic energy and change in, हाँ अब हम क्या चाहते हैं कि वो मास फील्ड से आज़ाद हो जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद हो जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर वो है तो फील्ड में किसी भी पोजीशन पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो फील्ड से निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करना होगा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी कि वो फील्ड से बाहर चला जाए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हुई कि पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या ना हो। यानी मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं एक बंदे को जेल से भी निकालूं और फिर उसको घर भी लेके दूं, शादी भी करा दूं, और समझ आई कि नहीं आई। रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि उसको जेल से निकाला जाए, उसको आज़ाद किया जाए। तो अब ये मास m इस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड की जेल में है, ट्रैप हुआ हुआ है, तो हम उसको सिर्फ बाहर निकालेंगे, बाहर निकल के वो रेस्ट पर आ जाए।
उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ना हो, तो ये वर्क डन कौन सा वर्क डन होगा? मिनिमम वर्क डन होगा। यानी फील्ड से आज़ाद करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जैसे अदालत ने जुर्माना लगा दिया एक बंदे पे, 10,000 रुपये जुर्माना दो या 10 दिन जेल में गुजारो, तब उसको आज़ाद करने के लिए कितने पैसे चाहिए? 10,000 दे दें। अब ये तो नहीं कि आप उसको जेल से भी आज़ाद करें और कहें कि नहीं 7-10 हज़ार और भी दूंगा ताकि घूमे फिरे। मिनिमम रिक्वायरमेंट 10,000, जेल से आज़ाद हो गया। एक्स्ट्रा 10,000 देंगे तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसमें, वो कहेगा चलो यार जेल में थोड़ा वक्त गुजारे, अब मैं जाऊँ कहीं जॉन बेकर से, सैंडविच बड़े मज़े का उनका, और जॉन डेली से बीफ बर्गर उनका बड़े मज़े का, बीफ सैंडविच बड़े मज़े, ये लेके खा लूँ। तो ये रिक्वायरमेंट्स सिर्फ इतना हो कि वो जेल से निकल जाए, बाकी अपना बंदोबस्त वो खुद करेगा। जी आज नहीं खाया मैंने, मैं सिर्फ सबके मुंह में पानी ला रहा हूँ, मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं सोच रहा था मैं अकेला क्यों भूखा रहूँ, अगर मैं उसके वो रेड वेलवेट केक का नाम ले लूँ और उसका जो बीफ सैंडविच है उसका नाम ले लूँ, और उनके बीफ स्टेक्स और एक चिकन स्टेक्स वो भी उनके बड़े मज़े के होते हैं, चाय भी मज़े की यार उनकी, उसके साथ चीफ ग्रिल है उधर, नाश्ता बड़े मज़े का होता है, बहुत मज़े का होता है। तो आप भी जाएं बेटा, कभी खुद ही जाएं, चक्कर लगाएं, कोई गरीब टीचर हो अकेडमी में उनके लिए भी आते हुए लें। तो अब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि सारा वर्ड डन किस में कन्वर्ट हो, इसके लिए शर्त रख दी है कि एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। तो ये शर्त इस वजह से लगी हुई है कि ठीक है वर्क डन करो, लेकिन कौन सा, मिनिमम, और कहाँ ले जाओ, फील्ड के अंदर से फील्ड के बाहर, लेकिन क्या ना पैदा हो, एक्सेलरेशन। तो ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब वर्क डन से स्टार्ट करना है तो अच्छी बात यही है कि हमें पता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या, हमने तो वर्क डन करना है। सर एक डायग्राम बनाते हैं, तो ये रही हमारी अर्थ, और हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से यानी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ फोर्स लगती है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ किसी बॉडी को एक पॉइंट पर ले जाते हैं, और इस पॉइंट को कहते हैं, ये पॉइंट एन है विच इज आउटसाइड द फील्ड, दिस इज अ पॉइंट एन आउटसाइड द फील्ड। अब बताइए, जैसे जैसे मैं बॉडी को ऊपर ले जाता जाऊंगा, जरा बॉडी भी दिखाते हैं आपको जिसको हम फील्ड से बाहर ले जाना चाहते हैं, ये है वो बॉडी जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ले जाना चाहते हैं। अब बताइए कि जब मैं इसके ऊपर वर्क डन करूंगा, तो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट अ कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर देखा जाए तो मुझे तो वर्क डन करना है ना, तो अब अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वो वर्क डन की क्वेश्चन कब वैलिड है, जब फोर्स क्या हो, हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, आर तो चेंज होगा ना, तो फोर्स भी चेंज होगी, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर हल क्या है, हाँ वो 4 स्टेप, पहले एवरेज फोर्स निकालो, फिर एवरेज वर्क निकालो, फिर टोटल वर्क कैलकुलेट कर लो, और इस दौरान अगर नींद आ जाए तो आराम से सो जाओ, सर तो देख भी नहीं रहे मेरी तरफ। समझ आई कि नहीं आई, मजे से सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। नहीं बेटा आप लोग अब ये मत पूछें कि मैं किसका कह रहा हूँ कि वो सो चुकी है या सो के उठ रही है। नहीं नहीं बेटा, इसको क्यों पीछे ढूंढ, किसको ढूंढ रही हो, ये नहीं है। अब मैं तो तुम्हें खुला सरेआम नहीं बता सकते कि वही लड़की जो रोज तुमसे झगड़े करने की कोशिश करती है। नहीं नहीं बेटा, मैंने किसी को नहीं बताया क्या आप हैं, मैं सच कह रहा हूँ, इससे खुद ही गैस कर लिया। बेटा किसी को पता चला कौन है, नहीं पता चल, बेटे मेरे सच बोल रहे हैं झूठ तुम बोल रही हो, आगे बैठ के तुम्हें पता भी नहीं है कौन है, और आगे बैठ के झूठ बोल रही हो। बेटा जिसको नींद आई है शाबाश, सो जाएं, ये दिन सोने के लिए है। देखिए माहौल बना हुआ है सारा,
हाँ 1 मिनट यार, ये इसके ऊपर 1-2 बत्तियां ऑफ करो कि इसको अच्छी सी नींद आ जाए। करो बेटा, ये पंखे हैं, पंखे ऑन करने को नहीं कहा, लाइट ऑफ करने को कहा है। हाँ इधर बस। चले बेटा आराम आराम से, मेरे जो बच्चे नींद आई हुए आराम से सो जाएं, शाबाश। तब तक मैं ये टॉपिक पूरा करा लूंगा। आप लोग तो सोने आते हैं इधर, रातों को जाग जाग के सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस चलाया करें। अब नए हरमस में आप लोगों की ऑयल टैंकर फंसे होंगे और सारी रात आपने कोशिश की होगी कि ट्रम्प से बात करके वो ऑयल टैंकर रिलीज करा लें। तो आप लोगों की जिंदगी मसरूफ, आई अंडरस्टैंड। तो अब क्या करना है, जी एम एम तो कांस्टेंट है, फोर्स की एवरेज वैल्यू आर की एवरेज वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जब मैं वर्ड डन करूंगा तो वो 4 स्टेप्स जो थे वो क्या थे, डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉल लेंथ सेगमेंट्स या लेंथ एलिमेंट्स। तो फर्ज कीजिए कि ये आपका लेंथ एलिमेंट डेल्टा आर 1, डेल्टा आर 2, डेल्टा आर 3, और इसी तरह ये सेकंड लास्ट पॉइंट कौन सा है, n-1। देखो मैंने डिफरेंट पॉइंट्स में, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये वाला पॉइंट n-1 और लास्ट पॉइंट n। तो अब मैं इस मास को 1 से 2 पे लेके जाऊंगा, इस दौरान वर्ड डन करूंगा और एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फोर्स जो है ये डिक्रीज हो रही है। जब मैं पॉइंट 1 पर होऊंगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना, पॉइंट 1 पर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और पॉइंट 2 पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है। तो नतीजा क्या होगा, मुझे एवरेज फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो इसको आप R1 कह दें, इसको आप R2 कह दें, और R1 से R2 के दरमियान जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा R। और डेल्टा R की क्या वैल्यू होगी, वेरी गुड, R2 माइनस R1। तो अब मैं जब वर्ड डन करूंगा मैं इसको लिख देता हूं कि दिस वर्ड डन in carrying the object from 1 to 2 is equal to the dot product of average force and displacement delta r। तो एवरेज फोर्स कितनी होगी, पहले तो खैर एवरेज फोर्स ही लिख देते हैं, इनटू डेल्टा आर इनटू कॉस 0, क्योंकि मेरी फोर्स भी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। तो एंगल हुआ 0 और वर्ड डन होगा पॉजिटिव। इसी टाइम पे ग्रेविटी का वर्ड डन नेगेटिव होगा। अच्छा, एवरेज फोर्स का क्या फार्मूला होगा, के जी कैपिटल एम विच इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम विच इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको मैं फील्ड के बाहर ले जाना चाहता हूँ, डिवाइडेड बाय आर एवरेज स्क्वायर मल्टीप्लाई विद डेल्टा आर की वैल्यू R2 माइनस R1 और cos 0 इज 1। अब इस सारी इक्वेशन में एक ही चीज मिसिंग है और वो क्या है, आर एवरेज स्क्वायर। मुझे आर एवरेज स्क्वायर की वैल्यू पता लगानी है, इसमें पुट करनी है और मुझे पता चल जाएगा कि वर्ड डन कितना हुआ। सो मैं इसको वर्ड डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू जी एम एम R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय आर एवरेज स्क्वायर लिख के छोड़ देता हूँ। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें और हम आगे चलेंगे कैलकुलेट करने के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ आर। अच्छा, एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और डेल्टा आर तो हमने पहले ही लिखा था, डेल्टा आर किसके बराबर था, R2 माइनस R1 के, ठीक है। अब ऐसा करें कि यहाँ से R2 की वैल्यू निकालें, तो ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक R2 किसके बराबर है, डेल्टा आर प्लस, अब R2 की वैल्यू एवरेज में पुट कर दें तो R एवरेज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 की जगह डेल्टा R प्लस R1 डिवाइडेड बाय 2, R1 प्लस R1, तो आपके पास रिजल्ट आएगा R एवरेज इज इक्वल टू 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू
2r1 divided by 2 plus delta r divided by 2, 2 और 2 कैंसिल। तो अब ऐसा करें कि याद रखें r1 प्लस डेल्टा r बाई 2 हमारी एवरेज वैल्यू है, तो इट इज r एवरेज विच इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय, लेकिन हमें r एवरेज नहीं चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, तो इधर दोनों तरफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा r एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, r एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस डेल r बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 2 r1 डेल्टा r बाय 2। ठीक है, अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और r एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस r1 और डेल्टा r की वैल्यू r2 माइनस r1 पुट कर दें। फिर देखें डेल्टा r तो बहुत स्मॉल है, तो छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, और जुल्म की इंतहा तो तब होगी जब आप उसे 4 पे डिवाइड भी करेंगे, तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। चले मिसाल देता हूँ आपको, डेल्टा r आपका 1/2 के बराबर है, तो बताइए डेल्टा r स्क्वायर क्या होगा 1/4। तो पहले 0.25 था, पहले 0.5 था, अब 0.25 हो गया, और अब आप उसको 4 पे भी डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/16। तो ये तो और भी छोटा हो गया, समझ आ गई बात। तो इसलिए ये वाली क्वांटिटी हमारी कैलकुलेशन में निग्लिजिबल है, इसको निगलेक्ट कर दें और कंटिन्यू करें यहाँ से आगे। रिजल्ट है r एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 माइनस r1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 माइनस r1 स्क्वायर, ये दोनों, तो r एवरेज स्क्वायर किसके बराबर है, r1 r2 के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी एवरेज वैल्यू का स्क्वायर उन्हीं दो पॉइंट्स के डिस्टेंसेस के प्रोडक्ट के बराबर है। दोबारा सुनिए ये बात, यानी आगे एवरेज दोबारा हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है आर एवरेज स्क्वायर, वो इन्हीं दो पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। समझ आ गई? तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। नाउ पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अच्छा, तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू जी एम एम, अंदर क्या था r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r1 r2, एवरेज वैल्यू की जगह आप ये डाल दिए। सो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू जी एम एम, एलसीएम स्प्लिट करें r2 डिवाइडेड बाय r1 r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r1 r2, तो ये दोनों कैंसिल। रिजल्ट वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू जी एम एम 1/r1 माइनस 1/, इसका किसी ने मतलब बताया ना तो आज कैश प्राइज मिलेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, इससे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछते, बस कैश प्राइज मिलेगा 100 रुपए, चलो मैं ही दूंगा। क्या करें हम, ये बताइए कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। हाँ पूछ लो, चैट जीपीटी से भी पूछ लो कि इस इक्वेशन का क्या मतलब है, फिर भी बता दो तो भी मैं इनाम दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई अच्छे ख्यालात तो मेरे साथ शेयर करना चाहें? 100 रुपए के पीछे नींद से उठ गई है, लालची स्टूडेंट।
हाँ बोलो, चलो बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ $100 है तो मैं बिल क्लिंटन का बेटा लगता हूँ, जॉर्ज बुश का बेटा लगता हूँ। $100 है। गरीब लोगों से डॉलर की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इसको? ये कौन था डॉलर वाला? ये जब दिखाओ तुम्हारी शक्ल, डॉलर मांगते हो। लड़के बहुत मासूम होते हैं, पता भी नहीं होता क्या कर रहे हैं। हाँ चलो आंसर तो निकालो ना, मैंने भी आपको कहा चैट जीपीटी से भी आंसर ले लो तो मुझे कबूल है। हाँ इसके साथ ही आज की खास खास खबरें खत्म हुई। हाँ बिल्कुल बता रहे, बिल्कुल ये भी बता रहे ना। आप बताएं अगर आपको समझ आ गई है। हाँ थोड़ा सा पढ़ें फिर। अच्छा हमें उर्दू में बताना है। वी आर कलीवाल पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। हाँ क्या? ये भी है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, इधर देखो, तुम लोग नहीं कर सकोगे। हाँ बोलो 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 बोलो। ये मेरी बहुत अच्छी बेटी है, इसने मुझे 500 रुपए दिए थे, आज तक मेरे पास पड़े हैं। बताओ क्या था आंसर? वापस देना तो उसने दिए थे, तुम्हें क्यों वापस दो? किसने? उसी ने। बहुत अच्छा किया है, 1000 और भी लो इससे। आपने लिए इससे 1000 रुपए? ये कह रही है इससे 1000 मुझसे नहीं देने थे बेटा, मुझे दे देती। पैसे लेके कौन देता है? बड़ा बेवकूफ़ बंदा होता है जो पैसे लेके वापस करे। हाँ बेटा सोच लो, शाबाश, 100 रुपए हैं पूरे, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। बंगला लेना, गाड़ी लेना, ऐश करना। छोड़ो यार, तुम लोगों से नहीं होगा। इधर देखो, G constant, M constant, M constant. Work done depends only on initial and final position. Conservative field. The work done in conservative field is independent of path followed. It only depends upon initial and final position. ये बताना था आपको, क्योंकि पता है इसके बाद हम ये लिखते हैं सिमिलरली। सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 क्या होगा? GMM 1/R2 -1/R3। इसके पीछे लॉजिक ये थी जो मैंने आपको बताई। ये सिमिलरली लिख के हम इस तरह करते हैं। फिर वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 इज इक्वल टू GMM 1/-1/। तो इसी तरह अगर हम चलते जाएंगे तो फिर वर्क डन फ्रॉम n-1 to n, उसकी क्या वैल्यू होगी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो वर्क डन फ्रॉम n-1 second last point to n is equal to GMM 1/Rn-1 -1/Rn। बस इसमें क्या ख्याल रखें, देखो ये 1 2 है तो ये भी 1 2 है, ये 2 3 है तो 2 3, 3 4 है तो 3 4, n-1 to n है तो n-1 to n। अब कौन सा बेटा? नहीं नहीं, ये आएगा n-, एक पॉइंट n-1 है, दूसरा पॉइंट n है, तो दोनों n-1 क्यों आएंगे? ठीक है। अच्छा अब टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन सब के सम से। तो टोटल वर्क डन इन कैरिंग द मास फ्रॉम पॉइंट 1 to n इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, वर्क डन फ्रॉम 2 to 3, वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 प्लस अप टू प्लस वर्क डन फ्रॉम n-1 to n। इसमें वैल्यूज पुट करने के लिए वर्क डन फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू पहला वर्क डन। इधर देखो इन सब में क्या कॉमन है? GMM, तो वो मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूँ। तो GMM अंदर क्या आएगा? तो अंदर आएगा पहली क्वांटिटी 1/R1 -1/R2 प्लस 1/R2 -1/R3 प्लस
1 बाय आर 3 प्लस 1 माइनस 1 बाय आर 4 अप टू 1 बाय आर एन माइनस वन बाय आर एन। ब्रैकेट पे गौर करें, हर नेगेटिव के लिए एक पॉजिटिव है, हर नेगेटिव के लिए एक पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए एक पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए एक पॉजिटिव। नतीजा क्या होगा? सिर्फ पहला और आखिरी पॉइंट बचेगा। अब इस स्टेटमेंट का मतलब एग्जैक्टली वही है कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स या फाइनल स्टेट्स या फाइनल पोजीशंस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अच्छा, अब बताइए कि जब वर्ड डन मैं करता हूँ तो ये वर्ड डन क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन नहीं पैदा होने दी, मैंने नेट फोर्स 0 रखी है। जितनी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स थी उतनी ही फोर्स लगा के मैं उसको ऊपर लेके गया हूँ। तो ये वर्ड डन किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ यू से, कि दिस वर्ड डन इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय Rn। अब बताइए एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सो फॉर एब्सोलूट वैल्यू ऑफ gravitational potential energy we take n at infinity। हम पॉइंट n को इन्फिनिटी पे कंसिडर करेंगे और जो पॉइंट इन्फिनिटी पर होगा उसका फासला भी इनफाइनाइट होगा, तो आर एन भी इनफाइनाइट। अब ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट u is equal to gmm 1 by r1 minus 1 by infinity। anything divided by infinity is 0, तो u is equal to gmm 1 by r1 minus 0। ठीक है, सो u is equal to gmm into 1 by r1। इसको अंदर लें तो gmm डिवाइडेड बाय r1। ठीक है, इस r1 को ड्रॉप कर दें, सबस्क्रिप्ट है क्योंकि ये कोई भी पॉइंट हो सकता है फील्ड में। तो u इज इक्वल टू gmm बाय, आज ही पढ़ाया था यानी, याद कराऊं? पहले पेज पे था, मैंने कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है gm1m2 डिवाइडेड बाय r। तो वही फार्मूला अब हमने डिराइव भी कर लिया। और this is the work done in carrying the mass from any point inside the field to a point at infinity या point outside the field। अच्छा, ये हमारा वर्ड डन है, दिस इज आवर्स वर्ड डन, ये पॉजिटिव है। तो फील्ड का वर्ड डन क्या होगा? तो u इज इक्वल टू माइनस gmm डिवाइडेड बाय r। तो ये फील्ड का वर्ड डन है और फील्ड का वर्ड डन नेगेटिव होगा। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्ड डन है जो कि नेगेटिव है। अब ये बताएं कि u और r में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ये बात गलत है, u और r में डायरेक्ट रिलेशन है। चलो डायग्राम से पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको साबित करके दूंगा। इधर आए जरा। हाँ, जितना r ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो दो बातें यहाँ से समझें, आपको ये पढ़ाऊंगा मैं अभी। हमने क्या कहा था? पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। तो अब आप देख रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। अट्रैक्टिव फोर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है और रिपल्सिव फोर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। साबित करूं? इधर देखो, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी, और अगर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ठीक है, सो एक बात तो ये साबित कर दी हमने, और दूसरी बात जो हम साबित करना चाह रहे थे वो क्या? कि u और r में डायरेक्ट रिलेशन है। u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये नेगेटिव साइन इनवर्स को डायरेक्ट में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आपका u जो है इट इज इक्वल टू माइनस gmm अपॉन r है। दिस इंप्लाइज दैट u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। फर्ज कीजिए ये ऊपर जितने भी कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू है 100,
नीचे है R। अब अगर R की वैल्यू 1 हो तो U1 किसके बराबर होगा? -100 जूल के बराबर होगा ना। अगर U की वैल्यू 2 हो जाए तो -100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -50 जूल। अगर U की वैल्यू 4 हो जाए, रिजल्ट अब बताओ इन तीनों में कौन बड़ा है, 150 या -25? -25। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, जितना हाइट पे जाएंगे उसकी नेगेटिविटी कम होती जाएगी, तो आपका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। अच्छा, दूसरे फार्मूले में तो नेगेटिव साइन नहीं था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऑब्जेक्शन आप ही करेंगी कि सर फिर इधर क्या रिलेशन है। तो इधर इनवर्स रिलेशन है, मतलब जितना आर बढ़ता जाएगा यू कम होता जाएगा। तो बिल्कुल ट्रू है। ये एक्चुअली यू नहीं है, ये हमारा वर्क है। तो जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना हमें कम वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो रही है। हमें सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है। समझ आई? आज के लेक्चर में एक एक पॉइंट हीरे की तरह कीमती था। जब से मैंने एनर्जी से शुरू किया है, आप लोगों को मैंने ऐसी ऐसी बातें इस लेक्चर के दौरान बताई हैं जो इंतहाई कीमती है, ये बुक्स में नहीं लिखी होती। बीवी की कॉलेज हो बेटा। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और छोटा सा टॉपिक है, which is gravitational potential simply. तो टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डिफाइन करें इसे, इसका सिंबल बताएं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताएं और यूनिट डिस्कस कर लें। ठीक है? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? शाबाश। इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। सिंबॉलिकली आप इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये लिख देंगे इट इज u बाय m, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो यूनिट क्या होगा इसका? जूल पर केजी। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? कौन कौन से? पोटेंशियल एनर्जी एंड मास। पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी तो पोटेंशियल डबल, और अगर मास डबल होगा तो हाफ। हाफ नहीं, हाफ। खैर किस लिए डाल रहे हो तुम लोग? ये वो है, किस जगह से हो? सवाबी से हो? अच्छा, हाँ। चलो देखो इधर, u डबल हो तो v डबल, और m डबल हो तो v नहीं नहीं, सही बताओ। हाफ, बिकॉज फेरेट्स आर फरफल। खैर खैरियत हो गई है, चलो ठीक है। तो v दोनों पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब ज्यादा बारिश होता है तो आप ये भूल गए कि u इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय, तो इधर से जब मास बढ़ेगा तो u भी बढ़ जाएगा, तो रेशियो रिमेन कांस्टेंट। तो अगर मैं u की वैल्यू पुट कर देता तो उसका एक्चुअल फार्मूला आ जाता जी एम एम डिवाइडेड बाय आर अपॉन m। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय। ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रही है पोटेंशियल। कौन कौन सी दो चीजें? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द प्लेनेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट के सेंटर से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल उतनी कम होगी। जी, थैंक यू। अच्छा, हमें नहीं पता था कि आपको पता था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडे।